हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू क्रैक नीट। इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे इंसान से अगर हम इंट्रोड्यूस करें आपको जिसने ऑलरेडी नीट क्रैक किया है तो चीज़ें समझना आसान हो जाता है। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने चाह रहा हूँ एक ऐसे इंसान से जिसने नीट क्रैक किया और बहुत ज़्यादा कोचिंग भी नहीं की थी, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट था, उनका हार्ड वर्क, उनकी कंसिस्टेंसी उनको बहुत आगे लेकर के चली गई। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ डॉक्टर फैज़ान, हु इज़ परसुइंग MBBS फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रैक नीट। सो वेलकम मिस्टर फैज़ान। थैंक यू आकिब भाई। सो मिस्टर फैज़ान मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं बचपन के, और राइट नाउ ही इज़ परसुइंग MBBS। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। आप तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपनी अर्ली स्कूल लाइफ के बारे में बताएं कि सबसे पहले आप एक एवरेज स्टूडेंट थे जैसा कि मैं जानता हूँ। तो आप बच्चों को बताएं कि आप एवरेज स्टूडेंट होकर के भी कैसे एक्सेल कर सकते हैं लाइफ में। देखिए आकिब भाई, जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था 10th ग्रेड में, तो मैं बहुत ही एवरेज सा स्टूडेंट था। आई वॉज नॉट सो गुड इन माई स्टडीज़। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस दिया 11th क्लास के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा, तो जैसे सबसे पहले एंट्रेंस की बात आ गई है तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत सारे ऑडियंस हैं जो AMU, जामिया या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का स्कूल का एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ मॉड्यूल को स्टडी करते हैं लेकिन उसमें से कुछ आता नहीं है। तो आप सबसे पहले थोड़ा उसके बारे में आइडिया दें कि 11th के एंट्रेंस के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आकिब भाई देखिए, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले हमें NCERT की किताबों के थ्रू जाना चाहिए। जी जी। है ना, क्योंकि वो बेसिक है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि बेसिक चीज़ें क्या हैं। और ज़्यादातर एंट्रेंसेस में, चाहे वो AMU का हो या जामिया का हो, तो उसमें ज़्यादातर बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती जी हैं। जी। कंसेप्टम जो है वो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके बात करता है, तो उससे मुझे लगता है कि जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। पहले आदमी बेसिक से जाए, उसके बाद फिर कंसेप्टम को फॉलो करे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाए लास्ट ईयर्स के, तो एक कॉम्प्रीहेंसिव एक पूरा तैयारी हो जाएगी। और कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है इसमें। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम NCERT को फोकस करें, 9th और 10th के NCERT को हम बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आपने नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग उसी वक्त पे आपने ज्वाइन कर लिया था कि आपने 11th और 12th के साथ में नीट की स्टडी को शुरू किया था? देखिए, जब मेरा एडमिशन हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो मैं 11th और 12th यहाँ पर पढ़ रहा था। तो मैं उस टाइम पर सिर्फ मेरा फोकस ये था कि मुझे नीट निकालना है, और मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं सेल्फ स्टडी करके इसको परस्यू करूँगा। है ना, मैंने स्टार्टिंग में 11th-12th में किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ 11th-12th की स्टडी कर रहा था क्लासेस के साथ। जी जी। उसके बाद जब मैंने 12th पूरा किया, उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया 12th पूरा करने के बाद, तो उस टाइम पर मेरी 15 रैंक आई थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट हुआ था या नहीं हुआ था? सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, मेरे 15 मार्क्स कम रह गए थे फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा अच्छा, कम रह गए थे आप? कम रह गए थे कट ऑफ से। जी। तो मैंने फिर एक साल फिर तैयारी करने का डिसीज़न लिया, और मैं जो है मैंने फिर दोबारा से ये सोचा कि मुझे कोचिंग करना चाहिए या नहीं। तो मैं एक कोचिंग में गया, वहाँ पर मैंने 3 महीने कोचिंग की। तो मुझे लगा कि आई थिंक वहाँ पर मेरा काम नहीं बन पा रहा है, सो आई शुड परस्यू सेल्फ स्टडी अगेन। तो ये बात बहुत सही है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम तक कोचिंग नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के माइंड में ये परसेप्शन है कि बिना कोचिंग के नीट क्रैक नहीं हो सकता। तो इसके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आकिब भाई, ये एक मिथ है, ये सिर्फ दिमाग में डाल दिया गया है कि बिना कोचिंग का आप किसी चीज़ की कोई सक्सेस नहीं मिल सकती किसी एंट्रेंस में। ये आदमी की अपनी अप्रोच है कि वो किस तरीके से चीज़ों को ग्रैस्प करता है, कहाँ कहाँ से वो पढ़ने की कोशिश करता है ना। जी जी। और सिलेबस को देख के पढ़े, सिलेबस को देख के पढ़ेगा तो कहाँ से बुक्स लेनी है, बुक्स में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके बाद फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, और ख़ुद को मोटिवेट करते रहना डे बाई डे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको चारों तरफ जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कोचिंग करना चाहिए। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन भी देना है, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। खुद से बोलते रहिए कि होगा होगा होगा, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो फैज़ान भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी भी काम को करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है या उन गलतियों को नहीं दोहराना है जो पहले नीट एस्पायरेंट दोहरा चुके हैं, जो क्रैक नहीं कर पाए। तो आप उन मिस्टेक्स पे भी थोड़ी लाइट डालिएगा कि क्या क्या गलती आपको उस वक्त पे नहीं करनी है। ठीक है,
मैंने जो देखा जब मैं तैयारी के फेज़ में था, तो सबसे पहली मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम सिलेबस के थ्रू नहीं चलते। जी हम हर चीज़ को पढ़ना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें, तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न पैदा होता है। हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि क्या चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर और क्या चीज़ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें सिलेबस को ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, ताकि हम बिल्कुल फोकस रहें एंट्रेंस पर, और किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए हम लोग जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं, उससे हमें आइडिया होगा। एक कन्फ्यूज़न और आता है बच्चों के सामने कि वो इन सब्जेक्ट्स में जो नीट में पूछे जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कि उसमें किस में वो स्ट्रॉन्ग हैं, किस में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और किस में वीक हैं, जी जी है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में वो क्या करते हैं कि जो उनका वीकेस्ट पार्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हम जो है जिसमें कमी होती है उस पर फोकस करते रहते हैं, तो हम अपना मेन सब्जेक्ट भी उसमें हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उसी पर रहता है जिसमें हम कमज़ोर रहते हैं। तो फैज़ान भाई, जैसे आपने सुना होगा कि फ़िज़िक्स को लेकर के बहुत लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन रहता है कि फ़िज़िक्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा फोकस करें। तो आपका इस बारे में क्या कमेंट है कि फ़िज़िक्स बाकी दो सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ है, क्या ये एक तरह का नैरेटिव बन गया है? देखिए, मैं कहूँगा अगर मैं ट्रेंड देखूँ पिछले 3 साल का नीट का, तो कट ऑफ हर साल बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन एक अच्छा खासा है। तो उसमें हमें क्या होगा, एक स्मार्ट अप्रोच लगानी है। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी कि अगर मान लीजिए जैसे ये 180 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है मार्क्स का वो ऐसा है कि फिज़िक्स में 45 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में 45 आएंगे, बायोलॉजी में जो है वो 90 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें जो है आप 90 के आसपास मार्क्स क्वेश्चन सही करें या उसके अराउंड सही करें, उसमें कोई कमी ना हो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और रही बात फिज़िक्स की, अगर फिज़िक्स आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी बात, उसको और अच्छा बनाइए। अगर नहीं है तो उसमें ज़्यादा टाइम ना दें, अपना जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करें। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को पूरा साइड कर देना है, क्योंकि उससे आपके अंदर एक नेगेटिवनेस, आपने पहले ही इतने मार्क्स आपके नेगेटिव हो चुके हैं अगर आपने एक सब्जेक्ट को साइड कर दिया, तो ये भी गलती नहीं करनी है। तो हम अपने ऑडियंस को बताते चलें कि जो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, हम उसमें क्या गलती करते हैं कि उसको पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन हमको करना क्या है कि अगर हमारा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो एटलीस्ट उसमें हमारे मिनिमम मार्क्स कटें, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो मैथमेटिक्स ना होने की वजह से थोड़ा सा फिज़िक्स में वो कैलकुलेशंस वगैरह में गलती कर देते हैं, तो इसलिए उनको डर लगता है फिज़िक्स से। तो अगर फिज़िक्स से किसी को डर लगता है तो उस डर को ख़त्म करे। वो उसका तरीका क्या है कि वो उसकी प्रैक्टिस करे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना अचीव करने की कोशिश करेगा आदमी उतना अचीव कर ले, क्योंकि एक सम अप आपको लेना है ताकि सारे मार्क्स जुड़ के, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ के आप रैंक होल्डर बन सकें। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये परसेप्शन होता है कि हमारा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है या हम किसी छोटे स्कूल को बिलोंग करते हैं, तो आप उन बच्चों को एक मोटिवेशन के तौर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे बहुत छोटे स्कूल्स में हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस उनके पास नहीं है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको मैसेज ये देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर आदमी पे जो है फ़ोन है और इंटरनेट भी बहुत सस्ता सा हो गया है, है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ज़माने के हिसाब से मिल गई हैं स्टूडेंट्स को। तो अब ये एक्सक्यूज़ देना कि हम लोग जो है अप्रोच नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, अच्छा कंटेंट हमें नहीं मिल सकता, तो वो एक्सक्यूज़ अब नहीं चलेगा, बिल्कुल, है ना। क्योंकि ज़माना ऐसा आ गया है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ से आप कंटेंट जमा कर सकते हैं। तो वो लोग ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है जिनके थ्रू हम जो है चीज़ें पा सकते हैं। तो अब हर आदमी के पास, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास एक फ़ोन रहता है, उस पर उनके पास इंटरनेट है, तो अच्छे से अच्छे यूट्यूबर जो टीचर होते हैं उनके थ्रू वो जा सकते हैं और उससे अपने नोट्स बना सकते हैं और अपने जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो लोग अपना बिजनेस भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और मैं आपको बताता चलूँ फिज़िक्स के बारे में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिज़िक्स वाले को आप वॉच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनकी वीडियोज़, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस तरह की। तो फिज़िक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिज़िक्स वाला अलग पांडे। और देखिए आकिब भाई, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है ना। ऐसा नहीं है कि आपने जो है आज फोकस किया कि भाई मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा फॉर एग्जांपल, अब आप 5 घंटे की जगह आपने 7 घंटे कर लिए। आपका कोई स्टडी प्लान नहीं बना हुआ है, आपने सोचा कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा लेकिन 7 घंटे कर लिए, 2 घंटे एक्स्ट्रा कर लिए, तो अगले दिन आपने गैप कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा।
है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जी, चाहे आप थोड़ा सा, चाहे एक चैप्टर पढ़े एक दिन में, है ना, किसी सब्जेक्ट का तीनों में से, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना उसको जो है पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसका जो है आप वर्कअप करें, MCQs लगाएं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या मैं उनका जवाब दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ तो क्या कमी रह रही है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक्सक्यूज़ का ज़माना नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों वीडियो बना रहे हैं अपनी, और हम भी ये सोच सकते हैं कि अभी तो हमारे पास कैमरा नहीं है या हम अच्छे से बातें नहीं कर पाते, अभी कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारी कमी है, तो हम भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते। तो यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो बहानेबाजी तब करते हैं जब उनको करना नहीं होता, लेकिन जब करना होता है तो आप वो चीज़ें देखते हैं जो आपके पास है। टुडे यू हैव द बेस्ट रिसोर्स दैट इज़ इंटरनेट एंड यूट्यूब, तो आप उसका यूज़ करके भी आप नीट के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा फैज़ल में आपसे बात करके, और हमको अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू आकिब भाई फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ गुड स्टेशन। या थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू। सो इन द एंड मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जो गलती हम बार बार करते हैं, गलती हम क्या करते हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं हम सलाह गलत लोगों से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको नीट क्रैक करना है, तो हमें कभी भी किसी IIT एस्पायरेंट से कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि हम उन लोगों से सलाह लें जो उस काम को कर चुके हैं। तो आज का ज़माना शॉर्टकट का ज़माना नहीं है, लेकिन सक्सेस का एक छोटा सा शॉर्टकट जो है वो ये है कि आपको मेंटोर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप अपने काम को करने के लिए उसी इंसान से सलाह लें जो उस फील्ड को बिलोंग करता है। सो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आकिब चौधरी, and you can follow me on Instagram, that is my ID is akib.sartaj, and thanks for watching.